गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एकक कोशिका यूनिट सेल की विमा संबंधी गणनाएं। बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक में से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेल विमाओं की सहायता से एक कोशिका के आयतन की गणना करना संभव है। धातु का घनत्व ज्ञात होने पर हम एक कोशिका यूनिट सेल के परमाणुओं के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात होने पर अवगाद्रो संख्या का मान प्राप्त करने की परिशुद्ध विधि मिल जाती है। और माना कि एक्स रे विवर्तन से ज्ञात घनीय क्रिस्टल की एकक कोशिका के कोर की लंबाई है ना, भुजा की लंबाई ए, ठोस पदार्थ का घनत्व डी तथा मोलर द्रव्यमान एम है। मान लो हमने ये ज्ञात कर लिया कि एक यूनिट सेल की कोर की लंबाई ए है, उस पदार्थ का घनत्व डी है, मोलर द्रव्यमान एम है, तो इनमें क्या संबंध होता है? देखो, तब घनीय क्रिस्टल में यूनिट सेल का आयतन बराबर होगा, भुजा हमने माना है ए, आयतन बराबर होगा भुजा का घन। तब घनीय क्रिस्टल में हमने आयतन निकाल दिया। आयतन क्या निकला हमारा, होता है भुजा का घन। एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? एकक कोशिका का द्रव्यमान बराबर होगा एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। एकक कोशिका का द्रव्यमान कहीं के बराबर होगा, एकक कोशिका जितने परमाणुओं से बनी हुई है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, वो कितने परमाणु से बनी हुई है, तो एक परमाणु की संख्या को एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एकक कोशिका का द्रव्यमान हम निकाल देंगे। अच्छा, आगे, जहाँ जेड एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है तथा एम एक परमाणु का, ये जो स्मॉल एम है ना, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। यूनिट सेल में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान, इसको हम एम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होता है उसे एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम से। अतः यूनिट सेल का घनत्व, हमें घनत्व पता, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन के होता है, तो यूनिट सेल का घनत्व कहीं के होगा, यूनिट सेल का द्रव्यमान बटे यूनिट सेल का आयतन। और यूनिट सेल का द्रव्यमान है हमारा जेड एम और आयतन है हमारा ए की पावर 3। तो अब m बराबर होता है, m बराबर होता है m अपॉन एन ए के। देखो, मोलर द्रव्यमान है ये m, मोलर द्रव्यमान ये अवगाद्रो संख्या होती है, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। देखो, अवगाद्रो संख्या का द्रव्यमान बराबर होता है, अवगाद्रो संख्या जितने परमाणु का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान बराबर होगा m अपॉन एन ए के। तो m की जगह m अपॉन एन ए हमने रखा, तो ये सूत्र आया d बराबर, घनत्व d बराबर कहीं क्या आया हमारा, जेड कैपिटल M अपॉन ए की पावर 3 इंटू अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या का मान हमें पता 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण, या d बराबर जेड कैपिटल M, जो जेड होती है, जेड यूनिट सेल में परमाणु की संख्या होती है, m मोलर द्रव्यमान, ए यूनिट सेल की भुजा होती है, एन ए अवगाद्रो संख्या होती है। देखो, ये वो इम्पोर्टेंट सूत्र है जिस पर एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। याद रहे कि यूनिट सेल एवं पदार्थ का घनत्व बराबर होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व अन्य विधियों से भी निकाल सकते हैं। 5 पैरामीटरों में से ये जो घनत्व, परमाणुओं की संख्या, मोलर द्रव्यमान, भुजा और एन ए, इनमें से यदि 4 ज्ञात हो तो 5वें को भी ज्ञात किया जा सकता है। देखो, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से आया वो भी बड़ा आसान है।
ठीक है ना, सूत्र विशेष रूप से आपके याद होना जरूरी है। अब देखो ये कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, है ना, ये आपकी समझ में आने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है एक तत्व की कोष्टिका की संरचना बॉडी सेंट्रिड है, अंतः केंद्रित घन है ना, बीसीसी है। कोष्टिका के कोर की लंबाई इतने पिकोमीटर है, घनत्व इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु है ना। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो यूनिट सेल का आयतन दिया है कि कहीं के बराबर होगा, एक भुजा इतने पिकोमीटर की है और एक पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 के, है ना। तो आयतन बराबर होता है भुजा का घन, है ना, इतने पिकोमीटर का घन। तो इससे हमने मीटर में चेंज किया, 10⁻⁻12 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसकी पावर 3 की, तो यूनिट सेल का जो आयतन आ गया वो इतना आ गया, है ना, यूनिट सेल का आयतन इतना आ गया। अब देखते हैं 208 ग्राम तत्व का आयतन कितना होगा। आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटे घनत्व के, है ना। तो इतने घन सेंटीमीटर आया, इतने ग्राम का जो आयतन आया वो इतने घन सेंटीमीटर आया। अब इस आयतन में यूनिट सेल की संख्या बराबर आई, इस आयतन को घनत्व से डिवाइड कर दिया तो यूनिट सेल की संख्या हमारी इतनी आ गई। अब देखो क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि ये एक बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल है, जो बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल होती है बीसीसी, उसमें 2 परमाणु होते हैं। एकक कोष्टिका यानी कि यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। अतः 208 ग्राम तत्व में परमाणु की संख्या बराबर होगी 2 परमाणु प्रति यूनिट सेल होते हैं इनटू यूनिट सेल्स की संख्या। एकक कोष्टिकाओं की संख्या कितनी आई थी, इतनी, और एक यूनिट सेल में कितने परमाणु थे, 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इतने परमाणु आते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा इतने कोष्टिका कोर के साथ FCC यूनिट सेल के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणुविक द्रव्यमान की ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करते हैं, FCC जो फेस सेंट्रिड यूनिट सेल होती है, FCC जालक में प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या होती है 4। जेड का जो मान होता है ना वो 4 होता है ना। तो m हमें परमाणु की द्रव्यमान निकालना है ना, तो सूत्र को इस प्रकार से लिख लिया। अब ये जो मान दिए हुए हैं, D का भी मान दिया हुआ है, Na का मान हमें पता है इतने एटम प्रति मोल होता है, A का मान दिया हुआ है ना, ये A का मान सेंटीमीटर में है, ये दिया हुआ है अपॉन 4, तो परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा इतने ग्राम प्रति मोल, है ना। या इससे परमाणु द्रव्यमान को हम U में यूनिफाइड मास में इसको प्रदर्शित करते हैं। तो ये सवाल आपकी समझ में आना चाहिए। अब इस सवाल को देखते हैं। देखो सिल्वर CCP जालक बनाता है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड जालक बनाता है ना, या इसे FCC भी बोलते हैं। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्टिका की कोर की लंबाई इतने पिकोमीटर है। सिल्वर का घनत्व ज्ञात करना है, एटॉमिक मास इतना, परमाणुविक द्रव्यमान इतना है। देखो मेन चीज़ है, आपको ये सूत्र आपको ध्यान रखना है ना, सूत्र आपको पता होना चाहिए तो आप सवाल निकाल सकते हैं। Na का मान आपको अवगाद्रो संख्या बिल्कुल पक्के से याद होनी चाहिए। और विभिन्न प्रकार की जो यूनिट सेल है, जैसे फेस सेंट्रिड या ये जो क्यूबिक सेंट्रिड यूनिट सेल है, इनमें परमाणु संख्या होती है 4, बॉडी सेंट्रिड यूनिट सेल में होती है 2, और जो सरल घनीय यूनिट सेल होती है उसमें होती है 1। तो यहाँ पे ये CCP जालक है ना, जालक कहीं से बना हुआ है, CCP यूनिट सेल से, या इसे FCC यूनिट सेल भी बोलते हैं। CCP को हमें पता है इसमें
परमाणुओं की जो संख्या होती है ना वो जेड का मान होता है 4। सिल्वर का मोलर द्रव्यमान ये दिया हुआ है यहाँ पर, इतने ग्राम प्रति मोल होता है, और यूनिट सेल की कोर की एक भुजा दी हुई है इतने पिकोमीटर। इसमें 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर के, इसको मीटर में बदल लेंगे, है ना। अच्छा, अब देखो घनत्व बराबर होता है, ये सूत्र हमें पता है, ये मान इसमें रख दिया तो घनत्व इसका आया इतने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये सवाल आपको समझ में आनी चाहिए, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है। ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, पाठ्य निहित प्रश्न। एक अणु की वर्ग निविड़ संकुलित परत में द्विविमीय उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है? बताओ क्या होती है? 4 होती है। जो एक वर्ग निविड़ संकुलित परत होती है ना, उसमें एक गोला चार अन्य गोलों के द्वारा स्पर्श रहता है। एक गोला अधिकतम 4 गोलों से स्पर्श करता है। तो ये जो उपसहसंयोजन संख्या होती है 2 डायमेंशन में वर्ग निविड़ संकुलित परत में, वो होती है 4, है ना। इसको यहाँ भी समझ सकते हैं। देखो, जो एक वर्ग निविड़ ये एक वर्ग निविड़ संकुलित परत है, इसमें गोलों को एक दूसरे के ठीक ऊपर रखा जाता है। गोले हॉरिजेंटली और वर्टिकली, है ना, एक दूसरे के सीध में रहता है। और एक गोला अधिकतम 4 गोलों के द्वारा स्पर्श करता है। देखो, ये मान लो गोला है, ये गोला एक इसको स्पर्श कर रहा है, एक इसको, तो जो उपसहसंयोजन संख्या होती है वो 4 होती है। और अगर हम इनके केंद्रों को मिलाए तो ये एक वर्ग बनता है ना। ये क्या बनता है? एक वर्ग बनता है। तो इसलिए ये इस प्रकार का जो पैकिंग कहलाता है, ये कहलाता है वर्ग निविड़ संकुलन। अब देखो, ये एक अगला सवाल दिया हुआ है कि एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है। इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है? उनमें से कितनी रिक्तियां चतुष्फलकीय है ना। हमें पता, जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होती है ना, वो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से दुगनी होती है। ये बात ध्यान रखो। तो ये सवाल मैंने यहाँ हल किया है। देखो, यौगिक के 0.5 मोल में परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी होगी? 0.5 इंटू Na। भाई, 1 मोल में अवगाद्रो संख्या जितनी कण होते हैं ना, परमाणु होते हैं, Na अवगाद्रो संख्या है ये, है ना, अवगाद्रो संख्या। तो 1 मोल बराबर होता है अवगाद्रो संख्या के। अब क्योंकि 0.5 मोल है तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? अवगाद्रो संख्या में जितने परमाणु होते हैं, 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं, तो 0.5 मोल में कुल इतने परमाणु होंगे, ठीक है ना। अब देखो, हमें मालूम है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, दुगनी होती है। देखो, जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है ना, वो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से दुगनी होती है। और जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो संकुलित परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ये बात ध्यान रखो, जो संकुलित परमाणुओं की संख्या होती है ना, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के, वो बराबर होती है। अच्छा, देखो, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होगी दुगनी होगी ना, दुगनी इंटू परमाणुओं की संख्या के, या ये बराबर इससे कहेंगे परमाणु कितने आए थे 0.5 मोल में, इतने, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या ये होगी। अब देखो, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है ना, इसलिए यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई की हुई है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है 1 इंटू परमाणु की संख्या। तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या आ गई इतनी, तो कुल रिक्तियों की जो संख्या आएगी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये दोनों ही संख्या पूछी है तो ये माना जाएगा इतना। तो ये सवाल समझ में आना चाहिए आपकी। देखो, एक यौगिक 2 तत्वों M और N से बना है। N CCP संरचना बनाता है। N ये क्या बनाता है? CCP संरचना बनाता है। और M के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/3 भाग को अध्यासित करते हैं, 1/3 भाग को घेरते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, बड़े आसान हैं,
तो यौगिक का संरचना सूत्र क्या है? किस किस तत्वों से मिलकर बना है यौगिक? M और N से। N परमाणु CCP संरचना बनाते हैं और जो M परमाणु है वो यूनिट सेल की रिक्तियों के 1/3 भाग को घेरते हैं। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर होती है 2 × अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से दुगनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, और जो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है वो बराबर होती है संकुलित परमाणुओं की संख्या के, है ना। इसका सॉल्यूशन ये मैंने यहाँ बताया है। देखो, चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो होती है अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के, और जो M और N तत्वों से मिलकर बना हुआ है, M और N तत्वों से, और जो N परमाणु है वो CCP संरचना बनाते हैं, यूनिट की क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर पैकिंग बनाते हैं ये। अब देखो, क्योंकि जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है ना, वो दुगनी होती है। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या से दुगनी है, तो यानी कि ये जो N है ये CCP संरचना बनाते हैं, यानी कि जो N है ये अष्टफलकीय रिक्तियों में है। N कहाँ है? ये अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, इनकी जो संख्या है वो N परमाणुओं की जो संख्या है वो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या इनसे दुगनी होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2M = N के। अब क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/3 भाग भरा जाता है M परमाणु के द्वारा, तो इसका हमने 1/3 भाग कर दिया, है ना। 2 × 1/3, तो 2/3 यानी कि 2M = 3N के। तो इनमें जो रेशो हुआ क्या? 2M = 3N के, यानी कि M2N3। यौगिक का जो सूत्र होता है वो होता है M2N3। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में किस जालक में उच्चतम संकुलन अक्षमता है? हाईएस्ट पैकिंग इफिशिएंसी किसकी है? देखो, सरल घनीय जालक की, हमें पता सरल घनीय जालक की तो 52.4 होती है, और ये अंतः केंद्रित घन जो बॉडी सेंट्रिड क्यूब होता है इसकी हमें पता 68% होती है, और ये षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक की हमें पता 74% होती है ना। तो हाईएस्ट पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है? इसकी होती है षटकोणीय निविड़ संकुलित जालक, तो इसको ध्यान रखना है। अब एक सवाल और दिया हुआ है, ये एक तत्व का मोलर द्रव्यमान इतने किलोग्राम पर मोल है। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा वाली घनीय एकक कोष्ठिका बनाता है। यदि उसका घनत्व इतने किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर है तो घनीय यूनिट सेल की प्रकृति क्या है? जो घनीय एकक कोष्ठिका है इसकी प्रकृति क्या है? प्रकृति का मतलब ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, या ये बॉडी सेंट्रिड BCC टाइप की यूनिट सेल है, या ये FCC टाइप की यूनिट सेल है, ये हमें बताना है। तो यानी कि हमें Z की संख्या निकालनी है। देखो इस प्रकार से, ये यहाँ पर इसका मैंने सॉल्यूशन दिया है। हमें पता घनत्व बराबर होता है Z, ये मोलर द्रव्यमान A⁻3 Na, ये अवगाद्रो संख्या, ये भुजा है, ये घनत्व है, ये Z। हमें इस Z का ही मान निकालना, परमाणु की संख्या, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि ये यूनिट सेल किस टाइप की है, ये सरल यूनिट सेल है, या ये BCC टाइप की है, या ये FCC टाइप की है। तो हमने जब इसमें मान रखते हैं, जो मान दिए हुए हैं, जब हम इनको इस सूत्र में रखते हैं तो Z का जो मान आता है वो लगभग 4 आता है। Z का मान कितना आता है? 4 आता है। तो इस प्रकार Z का मान 4 किसके लिए होता है? FCC, और FCC को CCP यूनिट सेल भी इसी का ही नाम है। तो इसलिए जो यूनिट सेल है वो फलक केंद्रित यूनिट सेल है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने आपको बताए। थैंक यू, नमस्कार।